बोलिए। नमस्कार, मैं मिसेस ज्योति चौधरी हूँ। मैं मुंबई की रहने वाली हूँ। मेरा जन्म 1959 में हुआ है। मैं बीए तक पढ़ी हूँ और टीचर थी मैं। शादी मेरी 1985 में हुई है। पति की आकस्मिक मृत्यु 1989 में हुई। उसके बाद 1991 परिवार के माध्यम से श्री खेमचरण चौधरी जबलपुर निवासी के साथ विवाह हुआ। विवाह के बाद मुझे पता चला कि वो शराबी हैं, लेकिन मैंने सहनशीलता दिखाई। उसके बाद मुझे 2 बेटियां हुई। पति के मारपीट के कारण मेरे 4-5 बार एबॉर्शंस भी हुए, लेकिन समय के बीतते बीतते मेरे पति का शराब पीना बढ़ता ही गया। मेरे पति मुझे हमेशा गालियां देते थे, मारपीट करते थे। गालियां तो ऐसे देते थे कि एक छोटा बच्चे से भी अगर मैं बात करूं तो वो हमेशा बोलते थे उसके साथ तेरा कुछ संबंध है। उनको हमेशा ये इनसिक्योरिटी रहती थी कि मैं उनको छोड़ के चली जाऊंगी या मेरा किसी न किसी के साथ संबंध है। और बहुत गंदी गंदी गालियाँ देते थे, बिल्कुल लास्ट स्टेज की, आप सोच नहीं सकते। वेश्या के बगैर तो उन्होंने मुझे कभी बोला ही नहीं है। फिर वर्ष 2006 में मेरे पति को शराब के कारण पैरालिसिस का अटैक आया। डॉक्टर ने शराब छोड़ने के लिए कहा, बट उन्होंने हॉस्पिटल में भी शराब पीना छोड़ा नहीं। उसके बाद है तो फिर ऑपरेशन हुआ उनका, उसके बाद भी उन्होंने छोड़ा नहीं। फिर मैंने 2006 में ही पहली बार उनको सद्भावना नशा मुक्ति केंद्र में एडमिट करवाया, क्योंकि उनके स्टिचेस भी ठीक नहीं हो रहे थे, उनके पैर में बहुत स्वेलिंग्स आई थी। शराब तो जारी था, मारपीट लड़ाई झगड़ा चल ही रहे थे। 35 दिन का इलाज होने के बाद मैंने इस आशा से मेरे पति को शराब नहीं पिएंगे ऐसा सोच के मैं उन्हें डिस्चार्ज करवाया, क्योंकि बहुत वो माफ़ी भी मांगते थे, रोते भी थे कि लेके चलो। तो मैंने सोचा कि चलो घर लेके चले, सुधर गए। लेकिन इनका शराब पीना बंद नहीं हुआ। फिर मैंने दोबारा पुलिस की सहायता से 2010 में एडमिट करवाया। इस बार मैंने करीब 6 महीने उनको एडमिट करके रखा। मेरे पति ने उस वक्त भी मुझे माफ़ी मांगी, मेरे बच्चों से भी माफ़ी मांगी, खूब रोए, शराब छोड़ने का वादा किया, लिख के दिया। इसके बाद मैंने डिस्चार्ज करवाया, लेकिन मेरे पति ने शराब नहीं छोड़ी। मेरे पति 2009 में रिटायर हो चुके थे। पूरा पैसा उन्होंने उठाया, बाकी जो पैसा है यहाँ वहाँ लेन देन में सब ख़त्म हो गया है। अब पेंशनर है, हम लोग सिर्फ पेंशन में गुजारा करते थे, लेकिन शराब तो पीना चालू ही था उनका। अंत में मैंने फिर बहुत परेशानियाँ झेलने के बाद, बच्चे मेरे पढ़ नहीं पा रहे थे, 12th बोर्ड थी, बच्चे पढ़ नहीं पा रहे थे, मेरा स्वास्थ्य बिगड़ते जा रहा था, क्योंकि मैं डायबिटिक मरीज़ थी, ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक्स 2 आए थे। ये सब परेशानी झेलते झेलते मैं टोटली बीमार एक मरीज़ बन गई थी मैं। मेरे घर में हम लोग सांस लेना हमारा तीनों का मुश्किल हुआ था, मेरे 2 बेटियों का एंड मेरा। बहुत मुश्किल से हम लोग ने दिन गुजारे। उसके बाद फिर हमने सोचा कि हम तो फिर बिल्कुल रास्ते में आने वाले, अब तो स्थिति ये हो गई थी। फिर उसके बाद बहुत सी गंदी आदतें उनको और भी बहुत सी पड़ गई। फिर हमने सोचा कि इनको फिर से एडमिट करवाया। फिर मैंने इसे 2011 में नवंबर के महीने में मैंने सद्भावना नशा मुक्ति केंद्र में फिर से एडमिट करवाया। अब मैंने सोचा है कि लॉन्ग पीरियड में उनको रखें, और इसीलिए अभी मैंने काफ़ी समय से उनको रखा है। मेरे जैसी अनेक स्त्रियां और बच्चे ऐसे परेशान में रहते हैं, तो मेरा यही कहना है कि अगर आपके परिवार में कोई भी शराब पीड़ित है या कोई नशा करने वाला है, तंबाकू सेवन करने वाला है, ब्राउन शुगर है, बहुत से नशा की चीज़ें हैं, अगर आपको पता चले कि आपके घर में कोई नशा पीड़ित है, तो मैं आपसे विनती करती हूँ, बिल्कुल मैं आपसे बहुत विनती करती हूँ और अनुरोध करती हूँ कि उसको छुपाए ना, और उसको बिल्कुल मतलब लाइटली मत लीजिए, अन्यथा मत लीजिए। जल्दी से जल्दी आप नशा मुक्ति केंद्र में एडमिट करने के लिए आप सोचिए। नशा मुक्ति केंद्र के लोग आपको हमेशा सहायता करने के लिए तैयार रहेंगे, अगर आप भी उनको थोड़ी सी सहायता करेंगे। इन सेंस आप उनको नंबर लेके उनको फ़ोन कर सकते हैं, गाड़ी का इंतज़ाम हो सकता है, वो लेके आने का इंतज़ाम हो सकता है। उसके बाद जब एडमिट होते हैं तो कई लोग ऐसे हैं, उसमें मैं भी थी, 35 डेज़ एडमिट होने के बाद 3 महीने का कोर्स रहता है, वो कोर्स आप कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद डॉक्टर की पूछे बगैर आप अपना लेके जाने का निर्णय ना करें। कभी कभी ऐसा होता है कि
लंबा समय रखना पड़ता है। खाली 2 महीने में 3 महीने में उनको रखना मुलाजिम नहीं रहता है, क्योंकि वहाँ घर जाने के बाद में ये नशा पीड़ित लोग फिर से शुरू करते हैं, क्योंकि उनको फ्रेंड सर्कल मिलता है, वो फिर से वहीं जाते हैं, उनके मन में वही चीज़ रहती है कि मिला नहीं है, जाना है। तो इसलिए लॉन्ग पीरियड के लिए आप रखिए। और अब मैंने जब उनको लंबा समय के लिए रखा है, तब आपको मैं बता रही हूँ मेरे फ़ायदे क्या हुए मेरे जीवन में। हमारा जीवन पहले तो बदल गया। दूसरी बात, हम ये जो अपना समाज है उसमें हम लोग इतना शर्मिंदा होते थे। मेरी बेटियां घर के बाहर नहीं जा पाती थी, लोग देखते थे, अरे तो वो शराब पीता नहीं है, वो लड़ाई झगड़ा हुआ उसकी बेटियां हैं। मेरी बेटियां बहुत शर्मिंदा, क्योंकि मेरी बेटियां सेंट जोसेफ कॉन्वेंट की पढ़ी है मेरी बेटियां। पढ़ाई में मामले में भी हम लोग पढ़ाई नहीं ले पाते थे, मैं ही बच्चों की पढ़ाई लेती थी। उनको तो कोई मतलब नहीं था पढ़ाई से लिखाई से, उनको सिर्फ शराब पीना है, पैसा ऐश करना, यही। तो उसके बाद हम लोग इतना शांति से रहने लगे। एक बहुत बड़ी चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरा डायबिटीज़ ठीक हो गया, मेरा ब्लड प्रेशर ठीक हो गया, मेरा सब बीमारियाँ मेरी ठीक हो गई। ये आप विश्वास मानिए, प्रभु की एक बहुत बड़ी देन हुई मेरे लिए, क्योंकि मैं टोटली टेंशन फ्री हो गई। और मेरी बेटियों को अच्छी पढ़ाई लिखाई हो गई, आज वो भी अच्छे से पढ़ लिख रहे हैं, अपना अपना काम कर रहे हैं। तो इसीलिए मैं आपको बिल्कुल हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि आप जो भी पेशेंट आपका हो, आप उनको जब पता चले तो आप जल्द से जल्द उनको एडमिट कराने की सोचिए। और एडमिट कराने के बाद आप उनके ऊपर दया नहीं दिखाएंगे। दया मतलब ये कि अगर वो आपको फ़ोन करते हैं तो आप उसको अटेंड मत कीजिए, किसी के द्वारा कुछ लिख के भेजते हैं, SMS करते हैं, जो भी करते हैं, तो आप उसको अटेंड मत कीजिए। सिर्फ हॉस्पिटल के डॉक्टर के साथ आप संपर्क रखिए, या अन्यथा उनके जो कर्मचारी हैं उनके साथ आप संपर्क रखेंगे। उनको ये बढ़ावा मत दीजिए, जैसे आप बार बार मिलने मत आइए, क्योंकि वो एक कांस्टेंट होने लगते हैं, वो अपने अपने प्रक्रिया में रहना शुरू हो जाते हैं वहाँ पे। लेकिन आप लोगों को देख के वो फिर उनका मन विचलित होता है, रोना शुरू हो जाता है, सब कुछ होता है। फिर जो हम उनको देखने जाते हैं, हमको भी दया आती कि नहीं अब उनको लेके जाना। और अगर हाफ ट्रीटमेंट पे आप अगर लेके जाते हैं तो पहले से बदतर सब प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। तो इसलिए मेरा यही अनुरोध है कि आप जब लेके आते हैं तो लंबे समय तक रखिए, और आप भी हमारी सहायता कीजिए, जो नशा मुक्ति हॉस्पिटल है, कि जो जैसा बोलते हैं वो वैसा कीजिए आप। और फिर जब डॉक्टर साहब बोलते हैं, जब आपको लेके जाने की कृपा कीजिए। और मेरे जैसे अनेक महिलाएं हैं, बच्चे हैं, जो ये नरक यातना भुगत रहे हैं, मेरे समाज से वो सरकार से पूछना चाहती हूँ, क्या हम महिलाएं और हमारे बच्चे इस प्रकार के नशाखोर पीड़ितों द्वारा प्रताड़ित होते रहेंगे, अपमानित होते रहेंगे और शोषित होती रहेंगी? कब तक होते रहेंगे? तो आप इसके ऊपर ज़रूर से विचार कीजिए। धन्यवाद करती हूँ।